जूलिया ओबराय ने थोड़ा झुककर रीता को किस किया। वैसे तो उसका कोई इरादा नहीं था कि वो अपने प्लान में जरा सा भी बदलाव करे, लेकिन डॉक्टर लैंड्रे के लिए उसे ये सब करना ही था। आखिर लैंड्रे ने एक बार उसकी जान जो बचाई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो ओबराय अस्पताल पहुंचने की हालत में भी नहीं था। तब लैंड्रे ने ही उसे फर्स्ट एड देकर संभाला था। जूलिया ने रीता से कहा, बस एक बार अस्पताल में भाई से मिल लूं, उसके बाद हम सीधा होटल चलेंगे। ये काम मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि वो लैंड्रे का काम निपटाकर उस रात के अपने एडवेंचर पर पूरा ध्यान देना चाहता था। उधर अस्पताल में डॉक्टर जहीर ने हैरानी से पूछा, मास्टर अर्जुन, क्या आपको सच में डीएनए टेस्ट की जरूरत है? आपकी और इन बच्चों की शक्लें इतनी ज्यादा मिलती हैं कि किसी को भी यकीन हो जाए कि आपका ही खून है। डॉक्टर जहीर उन दोनों लड़कों को, लब और कुश को देख रहे थे, जो बिल्कुल अर्जुन ओबराय की फोटोकॉपी लग रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो अर्जुन को पक्का सबूत क्यों चाहिए। अर्जुन ने बस इतना ही कहा, जहीर, मेरे अपने कुछ रीजंस हैं, तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। अर्जुन के बालों का एक टुकड़ा और दोनों लड़कों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि रिजल्ट कल तक मिल जाएगा। अर्जुन ने हामी भरी, दोनों लड़कों को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल से बाहर निकलने लगा। तभी जूलिया वहां पहुंच गया। उसने जब अपने सख्त और गंभीर भाई की बाहों में उन दो नन्हे लड़कों को देखा तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस उन बच्चों को घूरता रह गया। क्या अर्जुन के सच में दो जुड़वा बच्चे हैं? उनके चेहरे, उनकी आंखें और यहाँ तक कि उनको बालों का स्टाइल भी बिल्कुल अर्जुन जैसा था। जब उसने सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा तो दोनों भाइयों की नजर मिली। जूलिया के मुंह से बस इतना निकला, बड़े भाई। और वो चुप हो गया। बच्चे भी जूलिया को देख रहे थे। वो भी उन्हीं की तरह दिखता था, लेकिन वो उस आदमी से ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे जिसने उन्हें गोद में उठा रखा था। शायद ये खून का रिश्ता ही था। जूलिया ने अपना हाथ बढ़ाकर एक बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन ने उसे लब को उठाने दिया। जूलिया ने प्यार से लब को चूमा और लब ने भी अपना सिर उसकी छाती से सटा लिया। जूलिया के मन में सवाल घूम रहे थे, क्या ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में लैंड्रे बात कर रहा था? क्या ये सच में ओबराय खानदान के वारिस हैं? अर्जुन ने ठंडे लहजे में पूछा, तुझे किसने बताया कि मैं वापस आ गया हूँ? जूलिया ने सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग दिया, भाई ये बच्चे आपको कहाँ से मिले? अर्जुन बिना जवाब दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जूलिया उसके पीछे पीछे चलने लगा। बॉडीगार्ड्स ने जूलिया से बच्चे को ले लिया। अर्जुन ने पूछा, बच्चों आइसक्रीम खाओगे? उसने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जूलिया अभी भी अर्जुन के पीछे लगा हुआ था। उसने कहा, भाई, मेरे एक दोस्त का फोन आया था। उसने कहा कि तुम उसके दोस्त के बच्चों को अपने साथ ले आए हो। मैं उन्हें वापस छोड़ने आया हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि ये बच्चे मेरे हो सकते हैं। आखिर ये मेरी तरह भी तो दिखते हैं। जूलिया को उन बच्चों से पहली नजर में ही लगाव हो गया था। अर्जुन ने उसे बुरी तरह घूरा। उसकी तरह दिखते हैं? अर्जुन तो उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए लाया था। उसे पक्का यकीन था कि ये उसके हैं। जूलिया ने अपनी बात जारी रखी, भाई, सबको पता है कि आप औरतों से कितनी नफरत करते हैं। 4 साल पहले की उस एक रात वाली बात छोड़ दें तो आप कभी किसी औरत के करीब नहीं रहे। लेकिन आप तो जानते ही हैं, मैं इन बच्चों को अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनका डीएनए करवाऊंगा। मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। लव और कुश ये सब सुन रहे थे। वे सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों में से उनका असली डैडी कौन है। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, 4 साल पहले की वो घटना मुझे इन बच्चों का बाप बनाने के लिए काफी है। मुझे पता है कि ये मेरा ही खून है। बॉडीगार्ड्स ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि कैसे दो भाई एक ही बच्चों पर अपना हक जता रहे हैं। जूलिया ने जिद पकड़ ली, भाई चीटिंग मत करो। वो 4 साल पहले वाली बात से ये बच्चे नहीं हुए होंगे। ये मेरे हैं। उसने कुछ को कसकर पकड़ लिया। तभी लब ने मासूमियत से पूछा, 4 साल पहले क्या हुआ था? मम्मा ने भी कहा था कि 4 साल पहले उनकी लाइफ में कुछ हुआ था। आखिर उस साल ऐसा क्या खास था? अर्जुन ने जितना हो सके प्यार से जवाब दिया, बेटा फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ था। उसने जूलिया को ऐसी कातिल नजरों से देखा कि जूलिया की बोलती बंद हो गई। जूलिया ने बात बदलते हुए पूछा, बच्चों, क्या तुम डॉक्टर लैंड्रे अंकल को जानते हो? वो किसी भी तरह बच्चों को
अर्जुन से दूर ले जाना चाहता था। उसने चहकते हुए कहा, हाँ, हमें उनके पास ले चलो डैड। वो डैडी कहते कहते रुक गया, क्योंकि अभी तक कुछ पक्का नहीं था। जूलिया ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, देखा, लैंड्री अंकल बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें वापस रेस्टोरेंट छोड़ आता हूँ, जहाँ से आप इन्हें लेकर आए थे। अर्जुन ने दो टूक जवाब दिया, मैं इन्हें खुद छोड़ दूंगा। उसने लब को कार में बिठाया और जूलिया के हाथ से कुछ को लेकर उसे भी अंदर कर दिया। जूलिया बस देखता रह गया। उसे यकीन होने लगा था कि ये बच्चे पक्का उसी रहस्यमयी रात का नतीजा है जो 4 साल पहले गुजरी थी। उसने लैंड्रे को फोन करके कह दिया कि बच्चे शायद आज रात उसके भाई के पास ही रहेंगे, क्योंकि वे ओबराय खानदान के बच्चे लग रहे हैं। उसने लैंड्रे को सलाह दी कि वो आज रात उन बच्चों को भूल जाए। लैंड्रे ने भारी मन से ठीक है कहा, पर यह शर्त रखी कि वो सुबह सबसे पहले उनसे मिलना चाहता है। रूपा बेचारी ये सब सुनकर सन रह गई। लैंड्रे ने उसे घर छोड़ते हुए कहा, रूपा तू टेंशन मत ले, मैं अनीका को संभाल लूंगा। उसे कोई भी बहाना बनाकर शांत रखूंगा ताकि उसे शक न हो। लेकिन बच्चों को वापस रेस्टोरेंट ले जाने के बजाय अर्जुन ओबराय ने ड्राइवर को सीधा अपने आलीशान विला की तरफ चलने का हुक्म दे दिया। रूपा ने बहुत ही बेमन से और घबराहट में लैंड्रे की बात पर हामी तो भर दी, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर लैंड्रे ने उसका हाथ थामते हुए उसे पूरी तसल्ली दी कि लब और कुछ को खरोच तक नहीं आएगी। लैंड्रे के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ थी कि अर्जुन ओबराय ही उन बच्चों का असली बाप है। उसने रूपा को समझाया कि जो बच्चे बिल्कुल उस आदमी की कार्बन कॉपी है, उनका वो बंदा बुरा कर ही नहीं सकता। पर एक डर यह भी था कि अगर वह सच में बच्चों का पिता निकला तो उसकी ताकत के आगे अनीका और वे लोग पूरी तरह बेबस हो जाएंगे। लैंडे ने रूपा को उसके घर के गेट पर ड्रॉप किया। जैसे ही रूपा कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी, लैंडे ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा और बोला, मैडम आप कुछ भूल रही हो। रूपा ठिठक गई और वापस सीट पर बैठ गई। उसने अपनी सीट के आसपास, डैशबोर्ड पर और नीचे फर्श पर सब जगह नजर घुमा ली कि उसे कहीं उसका फोन, रुमाल या क्लच तो नहीं रह गया। उसे कुछ भी नहीं दिखा तो उसने उलझन में लैंड्रे की तरफ देखा, जो उस वक्त एक टेढ़ी और कातिल मुस्कान दे रहा था। रूपा ने झुंझलाते हुए पूछा, अरे भाई क्या भूल गई मैं, सब तो मेरे पास है। लैंड्रे ने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई और बड़ी ही सादगी से बोला, मेरे होंठ, वे तुम्हारे गुड नाइट किस का इंतजार कर रहे हैं। रूपा यह सुनकर शर्मा गई, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लाया और मुस्कुराते हुए बोली, आज रात तुम जितनी शरारतें कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा किस भी नहीं मिलने वाला। इतना कहकर वह झट से कार की बाहर निकल गई। लैंड्रे उसकी इस अदा पर जोर से हंस पड़ा और कार का दरवाजा बंद होते ही उसे हाथ हिलाकर विदा किया। रूपा जब तक अपने घर के अंदर नहीं पहुंच गई, उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान बनी रही। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी मम्मी लिविंग रूम में सोफे पर पैर पसार कर कोई पुरानी फिल्म देख रही थी। रूपा ने पास जाकर उन्हें हेलो बोला और प्यार से उनकी ठोड़ी पर एक छोटा सा किस किया। उसकी मम्मी ने उसे गौर से देखा और पूछा, कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना। रूपा सोफे पर धप से बैठ गई और एक बहुत ही गहरी और ठंडी हवा भरी। उसकी मम्मी की पारखी नजरें तो ताड़ गई कि कुछ बड़ा कांड हुआ है। रूपा ने फिर शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी कि कैसे ओबराय ग्रुप के सबसे बड़े वारिस अर्जुन ओबराय बच्चों को अपने साथ बिला ले गए हैं। रूपा की माँ ये सुनकर सोच में पड़ गई। उन्होंने अपनी बहुओं से कोड़ते हुए पूछा, पर बेटा उस वक्त विवान ने तो यही कहा था ना कि उसने उस रात अनीका को फंसाने के लिए एक हुकर को पैसे देकर बुलाया था। वो हुकर और ये ओबराय ग्रुप का मालिक अर्जुन ओबराय, ये दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं। कुछ मेल नहीं खा रहा। रूपा ने माथा पकड़ लिया और बोली, मम्मी यही बात तो मुझे और लैंड्रे को भी पागल कर रही है। पर लैंड्रे ने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखी है। वो कह रहा था कि बच्चे बिल्कुल अर्जुन ओबराय की चलती फिरती तस्वीर हैं। ये बात इस पूरी गुत्थी को और भी उलझा देते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली होकर वाली बात इतने रुतबेदार इंसान तक कैसे पहुंच गई। रूपा की माँ ने थोड़ा सकारात्मक होते हुए कहा, अगर अर्जुन ओबराय ही बच्चों का पिता है तो ये अनीका के लिए एक वरदान जैसा हो सकता है। कम से कम उसे अब अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की पढ़ाई और उनके फ्यूचर के लिए पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन रूपा के मन में एक गहरा डर था।
उसने अपनी माँ से पूछा, पर मम्मी क्या वो अमीर आदमी बच्चों को उनकी माँ के पास रहने देगा? उसे डर था कि अगर अर्जुन को पता चला कि ये उसके वारिस हैं तो वो कस्टडी के लिए केस ठोक देगा। अनीका तो उसके यहाँ सिर्फ एक मामूली नौकरी करती है। वो अर्जुन जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ करोड़ों की फीस वाला वकील कहाँ से लाएगी? रूपा की माँ ने उसकी बात से सहमति जताई और बस दुआ की कि जो भी हो अनीका के हक में हो। वो बेचारी अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, अब उसे और इम्तिहान न देना पड़े। उधर अर्जुन ओबराय का काफिला उसके आलीशान विला के गेट पर रुका। उसका विला जूलिया के विला के बिल्कुल सटा हुआ था। दोनों के बीच बस एक छोटा सा रास्ता था। जैसे ही लव और कुश कार से बाहर निकले, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ तेरी, ये घर है या महल? इसमें कितने लोग रहते हैं? उन्होंने इतने बड़े और भव्य बंगले सिर्फ अपनी कहानियों की किताबों या टीवी पर देखे थे। विशाल गार्डन रंग बिरंगे फूलों से सजा था। एक कोने में नीला नीला स्विमिंग पूल चमक रहा था। बच्चे तो जैसे अपनी दुनिया ही भूल गए। अर्जुन ने उनके चेहरों पर वो हैरानी और वो मासूमियत देखी। उसे एक पल के लिए बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे अब तक इतनी तंगी और गरीबी में पल रहे थे? उसने अपना गला साफ किया और बड़े ही शांत लहजे में कहा, चलो बच्चों, अंदर चलते हैं। अर्जुन के लिए सब बिल्कुल नया था। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया था। ना ही उसे पता था कि उनसे क्या बात करनी है। बच्चे चुपचाप उसके पीछे हो लिए, पर उनके मन में डर भी था। उन्हें पता था कि मम्मा की परमिशन के बिना किसी अजनबी के साथ यहाँ आना गलत है। पर इस आदमी का चेहरा देखकर उन्हें डर नहीं, बल्कि अपनापन लग रहा था। जैसे वे अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचे, लड़की तो चीख ही निकल गई। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ओ भाई साहब, आप तो बिल्कुल स्वर्ग में रह रहे हो। अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड को बाहर जाने का इशारा किया और खुद उन छोटे बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठ गया ताकि वो उनके बराबर दिख सके। उसने अपनी सख्त आवाज को जितना हो सके कोमल बनाने की कोशिश की और पूछा, बच्चों, तुम्हारी सही उम्र क्या है? लव और कुश ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम 3.5 साल के हैं। और आप कितने साल के हो? अर्जुन मुस्कुरा दिया, मैं 27 साल का हूँ। उसने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें कसकर गले लगाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका खोया हुआ कोई हिस्सा उसे वापस मिल गया हो। कार में बैठते वक्त ही अर्जुन ने हिसाब जोड़ना शुरू कर दिया था। वो रात 4 साल और 3 महीने पुरानी थी। अगर उस रात अनीका प्रेग्नेंट हुई होती तो 9 महीने बाद बच्चे पैदा हुए होते, और उस हिसाब से आज बच्चों की उम्र 3.5 साल के आसपास ही होनी चाहिए थी। लव और कुश उम्र के हिसाब से थोड़े ज्यादा लंबे लग रहे थे, लेकिन अर्जुन को याद आया कि ओबराय खानदान के सभी लोग, चाहे वो भाई हो या बहनें, सबकी हाइट अच्छी खासी होती है। ये उनके खानदान की निशानी थी। उसने तय कर लिया कि विला पहुंचते ही वो ये सवाल पूछेगा, और जवाब बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने कैलकुलेट किया था। तभी अर्जुन का फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा और उसके चेहरे पर गुस्से और चिड़चिड़ाहट के भाव आ गए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, धत तेरे की, अभी नहीं। हेलो अर्जुन, मैं अभी दिल्ली आई हूँ। सोचा कल लंच पर तुमसे मिल लूँ। अदिति सिंघल ने बड़े लाड से पूछा। अदिति और अर्जुन की सगाई हुए 2 साल से ऊपर हो गए थे, पर अर्जुन ने कभी इस रिश्ते में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब सगाई हुई थी तब अदिति पढ़ाई कर रही थी। अब वो ग्रेजुएट भी हो गई, पर अर्जुन का रवैया वैसा ही ठंडा था। मैं बिजी हूँ, अर्जुन ने बस इतना कहा और बिना किसी आवताव के फोन काट दिया। उसे समझ में नहीं आता कि कुछ लड़कियां इतनी ढीठ कैसे हो सकती हैं। उसे अब तक ये बात पल्ले पड़ जानी चाहिए थी कि अर्जुन का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल अर्जुन और अदिति के बाप दादा पुराने दोस्त थे, और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने अर्जुन को इस सगाई के लिए मजबूर किया था। अर्जुन ने तब भी साफ कह दिया था कि उसे अदिति पसंद नहीं है, पर उसके पिता ने एक कहकर बात दबा दी कि बेटा, प्यार कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। पर 2 साल बीत जाने के बाद भी प्यार तो दूर, अर्जुन के मन में अदिति के लिए चिड़चिड़ाहट और नफरत ही बढ़ती गई। उधर अदिति फोन कटने के बाद सन्न रह गई। ये क्या बदतमीजी है? उसने गुस्से में पैर पटका। उसने इतने प्यार से लंच के लिए पूछा और उसने फोन काट दिया। उसने ठान लिया कि अब तो वो वापस आ ही गई है,
तो शादी करके घर बसाकर बच्चे ही पालेगी। अर्जुन उसे इस हक से दूर नहीं रख सकता। आखिर वो उसकी मंगेतर है और उसे इज्जत देना अर्जुन का फर्ज है। अदिति ने मन ही मन प्लान बनाया कि कल वो सीधा ओबराय ग्रुप के ऑफिस में धमक जाएगी और अर्जुन के सिर पर सवार रहेगी। फिर देखती है कि वो उसे कैसे भगाता है। सिंगल खानदान की बेटी हूँ, उसे अपनी औकात याद दिला दूंगी, उसने खुद से कहा। इधर डॉक्टर लैंडे ने अनीका को फोन लगाया और बड़े ही कैजुअल अंदाज में पूछा कि क्या उसे लव और कुछ की याद आ रही है। फिर बोला, देखो आज रात तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे घर नहीं आ रहे। अनीका का तो जैसे दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा कि क्या वो उनसे बात कर सकती है। लैंडे ने बहाना बनाया कि अभी भी उसके पास नहीं है, पर कल सुबह तक वो उन्हें ले आएगा। अनीका को कुछ गड़बड़ लगी। उसने लैंड्रे को कुरेदना शुरू किया कि सच सच बताओ लैंड्रे, बात क्या है, बच्चे ठीक तो हैं। लैंड्रे को उसे शांत करने में काफी पापड़ बेलने पड़े। उसने बस इतना कहा कि बच्चे बिल्कुल महफूज हाथों में हैं और उसे फिजूल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब उसे लगा कि अनीका थोड़ी शांत हो गई है तो उसने फोन काट दिया। पर अनीका का चैन तो जैसे छिन चुका था। मेरे बच्चे आखिर हैं कहाँ? अगर लैंड्रे के पास नहीं है तो क्या रूपा के पास होंगे? उसने तुरंत रूपा को फोन मिलाया, पर रूपा ने कॉल नहीं उठाया। रूपा फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब साफ है कि बच्चे उसके पास भी नहीं है। अनीका का दिमाग अब 100 तरह की बुरी बातें सोचने लगा। क्या रिया और विमान ने तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया? पर फिर उसने खुद को समझाया कि लैंडे ने कहा कि वे सुरक्षित हैं, पर वो जगह कितनी सेफ है ये कौन जानता है। अनीका को अपने बच्चों से ही जिंदगी में सारी खुशी और सुकून मिला था। वो उन्हें खुद से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बाह पर गिरते आंसुओं की बूंदों को पोंछा और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसने सोचा कि बस ये रात कट जाए, सुबह होते ही लैंड्रे बच्चों को ले आएगा। पर खुद को दिलासा देना अलग बात थी और हकीकत अलग। अनीका पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। वो बार बार उठकर बच्चों के कमरे में जाती और उनकी रजाई को ऐसे छूती जैसे उन्हें वहां ढूंढ रही हो। तड़पते तड़पते सुबह के 4 बज गए। तब जाकर उसे बच्चों के बिस्तर पर ही एक हल्की सी झपकी आई। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ओबराय के विला में नजारा कुछ और ही था। अर्जुन ने अपने असिस्टेंट करण मेहरा को ऑर्डर दिया कि बच्चों के लिए बढ़िया से पैजामे लेकर आओ। उसने यह भी तय किया कि कल किसी बड़े बच्चों के डॉक्टर से बात करेगा कि बच्चों का कमरा कैसे सजाना चाहिए और उन्हें कौन से रंग पसंद आएंगे। सबने मिलकर नूडल्स खाए और फिर सोने की तैयारी हुई। लव और कुश अर्जुन के कमरे में ठीक बगल वाले कमरे में दो बड़े बड़े बेड पर लेट गए। उन्होंने अपनी मम्मा को याद किया तो अर्जुन ने कह दिया कि कल पक्का उनसे मिलवा देगा। तभी लव ने एक डिमांड रख दी, डैडी हमें कोई कहानी सुनाओ ना। अब अर्जुन का तो तोता उड़ गया। उसने जिंदगी में कभी कहानियां नहीं सुनाई थी। कहानी? अब ये कैसे करूंगा मैं? उसने तुरंत अपनी दाई माँ श्रीमती दया को फोन किया। दया जी की उम्र कोई 47 साल के आसपास थी और उन्होंने अर्जुन को तब से पाला था जब वो छोटा बच्चा था। अर्जुन उन्हें अपनी सगी माँ जैसा सम्मान देता था और दया जी भी उसके विला में ही उसके काम संभालती थी। श्रीमती दया को उम्मीद नहीं थी कि बड़े मास्टर उन्हें इतनी रात में बुलाएंगे। वो हड़बड़ाकर उठी और अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, श्रीमती दया, मुझे बच्चों को सुलाने वाली कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप इन बच्चों को सुलाने में मेरी मदद करेंगी? अर्जुन को किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं थी, पर दया जी के सामने वो अपना भोलापन नहीं छिपा सकता था। दया जी तो हैरान रह गईं। बच्चे? अर्जुन ने शर्माते हुए अपनी नजरें फेर ली और बस इतना कहा, मैं सब समझा दूंगा, आप बस मेरे साथ आइए। वो उन्हें लेकर बगल वाले कमरे में गया। दया जी ने जब वहां दो बेहद प्यारे लड़कों को देखा जो हूबहू अर्जुन की कार्बन कॉपी थे तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उनके मन में बस एक ही सवाल आया, क्या आखिरकार बड़े मास्टर की लाइफ में कोई औरत आ ही गई? दोनों बच्चे कमरे में अंदर आई उस महिला को फटी आंखों से घूर रहे थे। दया जी दिखने में तो बहुत भली थी और उन्हें देखकर उनके चेहरे पर ममता वाली मुस्कान भी थी। पर बच्चों को इस वक्त कोई भी दूसरी औरत नहीं चाहिए थी। उन्हें तो बस अपनी मम्मी चाहिए थी जो हर रात उन्हें सीने से लगाकर सोने से पहले कोई प्यारी सी कहानी सुनाती थी। नन्हे कुश ने अपने छोटे छोटे हाथ
अपनी छाती पर सिकोड़कर बांध लिए और बड़े ही कड़क अंदाज में ऐलान किया, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। उसके नन्हे से माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। बेचारों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक रात भी अनीका के बिना नहीं काटी थी और अब उन्हें अपनी माँ की आवाज और कहानियों की कमी बुरी तरह खल रही थी। अर्जुन ओबराय ने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी। उसने बच्चों को पुचकारते हुए कहा कि उनकी मम्मी अभी काम से कहीं दूर गई हैं, पर उसने वादा किया कि वो कल उनकी मम्मी को पक्का घर ले आएगा। लब ने जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे अभी मेरी मम्मी चाहिए। मुझे सुनना है कि वो परी राजकुमारी और उस गरीब पहरेदार की कहानी का अंत क्या हुआ। अर्जुन को लगा कि इन बच्चों के सवालों से कहीं उसका सिर न फट जाए। उसने मनी मन सोचा, भाई साहब, बच्चों को संभालना इतना बड़ा सिरदर्द होता है क्या? उस रात में आखिर किस मुसीबत में फंस गया था? उसे अब लग रहा था कि उसे बच्चों को रात में ही उनकी माँ के पास भेज देना चाहिए था और अगले दिन आराम से तीनों को बुला लेता। पर अब रात बहुत हो चुकी थी और वो इस वक्त उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता था। उसने जूलिया को भी फोन करना ठीक नहीं समझा। उसे पता था कि उसका भाई इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड रीता के साथ रंगरलियां मना रहा होगा। अरे, वो परी राजकुमारी और पहरेदार वाली कहानियां तो छोटे बच्चों और लड़कियों के लिए होती हैं। तुम तो शेर बच्चे हो, मैं तुम्हें असली मर्दों और बड़े लड़कों वाली कहानी सुनाऊंगा। अर्जुन ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर सजाकर घोषणा की। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि बात तो सही है, अब वे बड़े हो गए हैं और उन्हें मर्दों वाली कैटेगरी में होना चाहिए। उन्होंने सुनने के लिए सिर हिला दिया। अर्जुन ने एक बार फिर लंबी सांस ली और बेचारगी से श्रीमती दया की तरफ देखा। तो सुनो, एक बार की बात है, जंगल में एक ही राजा रहता था। अर्जुन इतना बोलकर रुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आगे क्या बोले। उसने श्रीमती दया की तरफ मदद के लिए देखा, पर उन्होंने भी कंधे उचका दिए कि भाई, रायता तुमने फैलाया है, तुम ही समेटो। हाँ हाँ, आगे बताओ ना, उसने पूरी एकाग्रता के साथ चिल्लाकर कहा। अर्जुन मुस्कुराया, लो कर लो बात। ये तो सोने की कहानी थी, पर इनकी आंखें तो हेडलाइट की तरह खुली हुई हैं। उसे लगा था कि 2 मिनट में बच्चे होने लगेंगे, पर यहाँ तो सीन ही उल्टा था। है, हाँ, तो जंगल का राजा एक शेर था, दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार शेर। उसके पंजे इतने पहने थे कि वो किसी भी जानवर या इंसान के चिथड़े उड़ा सकता था। और पता है, जब उसे भूख लगती थी तो वो कैसे चिल्लाता था। अर्जुन ने डराने के लिए जोर से दहाड़ने की आवाज निकाली। श्रीमती दया तो उसे देखती ही रह गई कि ये बंदा बच्चों को सुला रहा है या डरा रहा है। इससे पहले कि अर्जुन अपनी पीठ थपथपाता, बच्चों की तरफ से आवाज आई, आ, और दोनों डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि बच्चे उसकी दहाड़ की तारीफ करेंगे, पर यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। ये तो बहुत डरावना है डैडी, लब ने चिल्लाकर कहा और रजाई के अंदर दुबक गया। उसने भी देखा देखी वही किया। अर्जुन वहां से चुपचाप उठकर बाहर लिविंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गया। कोई 20 मिनट बाद श्रीमती दया कमरे से बाहर आई। सो गई क्या? अर्जुन ने तभी आवाज में पूछा। दया जी ने सिर हिलाया और तंज कसते हुए बोली, अब मुझे तो पता नहीं था कि उनकी मम्मी ने कौन सी परी वाली कहानी अधूरी छोड़ी थी, तो मैंने एक लोरी सुनाई और वे सो गए। पर बड़े मास्टर, आप भी ना, बच्चों को ऐसी डरावनी कहानियां कौन सुनाता है? आप क्या चाहते हैं कि वे रात भर डरावने सपने देखकर रोते रहें? यार, मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। अर्जुन ने हार मानते हुए सोफे पर खुद को ढीला छोड़ दिया। श्रीमती दया ने पास आकर बड़े संकोच से पूछा, बड़े मास्टर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप इन बच्चों से अब तक दूर क्यों थे? आज ही क्यों मिल रहे हैं? सच कहूँ तो दया जी, मैं इनसे आज ही मिला हूँ। मुझे तो अभी तक इनकी माँ का नाम पता भी ठीक से नहीं मालूम। बस इन्हें देखा और मेरा दिल चिल्लाकर बोला कि ये मेरे ही खून है। अर्जुन ने साफ साफ बता दिया। दया जी तो सन्न रह गई। आज ही मिले और बिना ये जाने घर उठा लाए कि इनकी माँ कौन है। अगर ये आपके बच्चे ना निकले तो? उन्होंने अर्जुन के इस बिना सोचे समझे लिए गए फैसले पर अपनी सहमति जताई। अरे नहीं, घर आने से पहले हम डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं। इनका जन्म भी उसी वक्त के आसपास का है जब 4 साल पहले मैं उस औरत से मिला था। बस मसला यह है कि मैं उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पुरानी यादों को ताजा किया। दया जी चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन 99% श्योर है
इसलिए वो कुछ नहीं बोली। अगली सुबह अनिका शर्मा की आंख करीब 7:40 बजे खुली। नींद खुलते ही उसे झटका लगा कि उसके बच्चे तो घर पर हैं ही नहीं। वो पागलों की तरह रसोई में गई, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, पर डॉक्टर लैंड्रे का कहीं अता पता नहीं था। उसने लैंड्रे को फ़ोन मिलाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। लैंड्रे खुद बहुत नर्वस था। उसे पता था कि अनिका बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तड़फ रही होगी। उसने फ़ोन की स्क्रीन देखी, पर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि पहले अर्जुन ओबराय से मिल ले, फिर अनीका को कोई जवाब देगा। इधर अर्जुन ने श्रीमती दया को आदेश दिया कि बच्चों के लिए 2 बढ़िया दाइयाँ रख ली जाएं, और करण मेहरा को बोला कि बच्चों के डॉक्टर को बुलाकर उनके कमरे का डिजाइन फाइनल करवाओ। फिर उसने लव और कुश को लिया और सीधा अपनी कंपनी पहुंच गया। वहां डॉक्टर लैंड्रे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बच्चों ने लैंड्रे को देखा, वे भागकर उससे लिपट गए। अर्जुन समझ गया कि यह वही बंदा है जिसके बारे में जूलिया ने बताया था। उसने लैंड्रे को ऊपर से नीचे तक बड़े ठंडे अंदाज में देखा और फिर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लैंड्रे ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और अर्जुन को गौर से देखा। भाई साहब, शक्ल तो एकदम सेम टू सेम है, बस ये बड़ा पैक है और वो छोटे पैक। उसने मनी मन सोचा। कैसे है प्रेसिडेंट ओबराय? लैंडे ने पूछा। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम प्रोफेशनल बना रहा। ऑफिस का स्टाफ तो अपनी जगह पर जम गया। सबकी आंखें उन जुड़वा बच्चों पर टिकी थी। सेक्रेटरीज तो अपने एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाई और छुप छुप कर फोटो खींचने लगी। अर्जुन ने उन्हें तो देख लिया, पर कुछ बोला नहीं। उसने लैंड्रे को अपने केबिन में आने का इशारा किया और अपनी सीनियर सेक्रेटरी को सख्त हिदायत दी। इन बच्चों का ख्याल रखो, इन्हें नीचे मत जाने देना। जैसे ही अर्जुन ओबराय अपने केबिन में घुसे, वैसे ही जूलिया ओबराय की भी कंपनी में एंट्री हो गई। लॉबी में कदम रखते ही उसकी नज़र उन जुड़वा लड़कों लव और कुश पर पड़ी। वही प्यारे बच्चे जिनके बारे में वो रात भर सोचता रहा था, और सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई थी। जूलिया ने पूरे टसन में ऐलान किया, ओए देखो, तुम्हारे अंकल जूलिया आ गए। लड़के भी उसे देखते ही खड़े हो गए और अपने नन्हे नन्हे मजबूत पैरों से दौड़ लगाते हुए उसके पास पहुंच गए। जूलिया नीचे झुका और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उसने बड़े प्यार से उनके गालों को चूमा और फिर उनका हाथ पकड़कर शान से उन्हें अपने ऑफिस की तरफ ले गया। बच्चों की देख रेख के लिए जो सेक्रेटरी खड़ी थी, वो बस मुस्कुराती रह गई। अब जूलिया खुद बच्चों को ले गया, तो उसने भी बीच में टोकना सही नहीं समझा। इधर केबिन के अंदर डॉक्टर लैंड्रे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। देखो प्रेसिडेंट ओबराय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उन बच्चों की माँ अनीका शर्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं सुबह से उसे बहला फुसला रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं उसे ये बताने की कि उसके बच्चे कहाँ हैं। मुझे उन्हें अभी लेकर जाना होगा, वरना वे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पर अर्जुन ओबराय तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने साफ कह दिया कि डॉक्टर लैंड्रे, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक डीएनए रिपोर्ट ये साबित नहीं कर देती कि मेरा शक गलत है, मैं इन लड़कों को कहीं नहीं जाने दूंगा। लैंड्रे अभी अर्जुन को मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अस्पताल से फोन आ गया कि रिपोर्ट तैयार है। लैंड्रे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे आ गई, पर फिर उसे याद आया कि भाई, अस्पताल ओबराय खानदान का है। वहां तो ओबराय परिवार के किसी भी काम के लिए बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी जान लगा दी जाती है। अर्जुन ने हुक्म दिया कि रिपोर्ट तुरंत उसके पास भेजी जाए। फिर उसने लैंड्रे से कहा कि भाई, अब थोड़ी देर और रुक ही जाओ, रिपोर्ट देख लो। उसके बाद या तो तुम वापस जाकर अपने दोस्त से कह देना कि मुझे आकर मिले, या फिर बच्चों को ले जाना। तभी सेक्रेटरी आई और दोनों के लिए कॉफी रख गई। अर्जुन ने जूलिया को फोन घुमाया और कहा कि कंपनी की चीफ डिजाइनर यानी अनीका शर्मा को फौरन मेरे केबिन में भेजो। सोफे पर बैठे लैंड्रे के माथे पर पसीना आने लगा। वो सोच में पड़ गया, अरे, ये अनीका शर्मा तो इसी कंपनी की चीफ डिजाइनर है। भाई, लव और उसकी माँ है, और यहाँ प्रेसिडेंट ओबराय दावा ठोक रहा है कि वो उनका बाप है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? मामला तो बहुत टेढ़ा होता जा रहा है। तभी अर्जुन के बॉडीगार्ड्स अंदर आए और उसे एक बंद भूरा लिफाफा थमाया। अर्जुन उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए मरा जा रहा था। जैसे उसने लिफाफा खोला, लैंड्रे की नजरें उसके चेहरे पर जम गईं।
वो अर्जुन के हाव भाव पढ़कर अंदाजा लगाना चाहता था कि अंदर क्या लिखा है। अर्जुन ने सरसरी तौर पर रिपोर्ट देखी और उसकी नज़र सीधे नीचे लिखी आखिरी लाइन पर गई। रिपोर्ट का सीधा मतलब था 99.99% बाप बेटे का रिश्ता पक्का है। अर्जुन के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। पिछले कई सालों में पहली बार उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आई। पिछले 4 साल से जो बेचैनी और परेशानियां उसे खाई जा रही थीं, आज उसका इतना मीठा फल जो मिल गया था। वो सोचने लगा, तो क्या वो औरत 4 साल पहले सच में मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई थी? उसने उसे ढूंढने की लाख कोशिश की थी। जमीन आसमान ने कर दिया था, पर वो कभी नहीं मिली। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज इन बच्चों ने ही उन्हें फिर से एक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। इस बार वो एक दूसरे को पहचानेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लैंडे ने अर्जुन को मुस्कुराते देख लिया और समझ गया कि अब सब खत्म हो गया। अर्जुन ही लब और उसका असली बाप है और अब वो बच्चों को वापस नहीं ले जा पाएगा। अब उसे अनीका को बताना ही पड़ेगा कि उसे अर्जुन ओबराय से मिलना होगा। पर लैंडे के दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। अनीका और इस अमीरजादे की कहानी आपस में कैसे जुड़ गई? ये दोनों तो अभी तक एक दूसरे को जानते भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन ओबराय ही वो आदमी है जिसने अनीका की रातों की नींद हराम कर दी थी? क्या यही वो बंदा है जिसे विवान सिंघानिया ने अनीका को फंसाने के लिए पैसे देकर भेजा था? फिर उसने सोचा, नहीं यार, अर्जुन ओबराय जैसा रईस आदमी कोई सस्ता होकर थोड़ी ही बनेगा। आखिर चल क्या रहा है? क्या उस रात अर्जुन और उस काम पर रखे गए हुकर के बीच कुछ गड़बड़ हो गई थी? अर्जुन ने बड़े इत्मीनान से कंधे उचकाए और ऐलान किया, मेरी बात सच निकली। लड़के मेरे ही हैं और अब मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा शांत और गंभीर हो गया। लैंड्रे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जूलिया केबिन में आ धमका। ओहो लैंड्रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलिया ने हाथ मिलाते हुए पूछा। लैंड्रे ने हाथ तो मिलाया पर बुझे मन से बोला, भाई मैं तो लड़कों को लेने आया था, पर लगता है कि अब उन्हें इस शैतान के चंगुल से छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन ने उन दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, अच्छा तो मैं अब शैतान हो गया। जूलिया की नज़र मेज पर रखी रिपोर्ट पर पड़ी। उसने झट से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। बात सच थी, लड़के सच में उसके सगे भतीजे थे। तो वो 4 साल पहले वाली रात आखिर रंग ले ही आई। भाई ने उस रात सच में झंडे गाड़ दिए थे और उसे पता तक नहीं चला। उसे यकीन हो गया कि ये बच्चे ही अब इनके माता पिता को करीब लाएंगे। उसने अपने भाई की तरफ देखा और दोनों की आंखें मिली। जूलिया ने एक लंबी सांस ली और लैंड्रे की तरफ देखा। लैंड्रे अब जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो अनीका और उसके बच्चों के बाप को आमने सामने आने दे। तभी जूलिया ने कहा, बड़े भाई, वो श्रीमती अनीका शर्मा अभी कंपनी में नहीं है। उनका फोन आया था कि बच्चों के साथ कुछ दिक्कत है, इसलिए उन्हें छुट्टी चाहिए। लैंडे ने झट से बीच में टोकते हुए कहा, भाई वो इस वक्त यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही लब और उसकी असली माँ है। जूलिया ओबराय एकदम से मुड़ा और फटी आंखों से डॉक्टर लैंड्रे को घूरने लगा। लैंड्रे ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया, जैसे वो कह रहा हो कि हाँ भाई, यही कड़वा सच है। उसे आखिर बताना ही पड़ा कि अर्जुन ओबराय जिस रहस्यमयी औरत से मिलने के लिए मरा जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके दोनों बेटों की सगी माँ है। जूलिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या अनिका शर्मा ही तुम्हारी वो दोस्त है जिसके बारे में तुम इतनी देर से रोना रो रहे थे? लैंडन ने बस एक फीकी सी हाँ में जवाब दिया। जूलिया को अब समझ आया कि अनीका शर्मा ही वो लड़की थी जो 4 साल पहले अर्जुन के साथ उस रात रुकी थी। उस एक रात के बाद से जूलिया ने अपने भाई को कभी चैन से जीते नहीं देखा था। अर्जुन ने उसे ढूंढने के चक्कर में अपनी सेहत तक खराब कर ली थी। यहाँ तक कि घर के बड़ों को बीच में आकर उसे समझाना पड़ा था कि बेटा अब उसे भूल जा और आगे बढ़। लैंडे ने भारी मन से कहा, अर्जुन, उस रात के बाद अनीका की जिंदगी नर्क बन गई थी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे लगा जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे समाज और अपनों के बीच जो सहना पड़ा वो तुम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन ओबराय एकदम पत्थर की मूरत बन गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे पता था कि उस रात उसने अपनी मर्जी चलाई थी और बाद में जब उसे पता चला कि अनीका
कितनी सीधी और शरीफ लड़की थी, तो वो उसका जिम्मा उठाना चाहता था, पर किस्मत ने उसे दोबारा मिलने का मौका ही नहीं दिया। अर्जुन ने एकदम कड़क आवाज में जूलिया को ऑर्डर दिया, मैं उससे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। जूलिया, उसे कैसे भी करके मेरे सामने पेश करो। जूलिया ने बिना बहस किए ठीक है बोल दिया। तभी अचानक लैंड्रे का फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर अनीका का नाम चमक रहा था। लैंड्रे ने फोन उठाया और घबराकर बोला, हेलो। नहीं अनीका, मेरी बात तो सुनो। यार देख, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुझे चोट पहुंचाए। तू बस एक बार ओबराय ग्रुप के ऑफिस आ जा, तेरे बच्चे यहीं सलामत हैं। इससे पहले कि लैंड्रे अपनी बात पूरी करता, अनीका ने दूसरी तरफ से फोन काट दिया। लैंड्रे ने एक लंबी आह भरी और अर्जुन को चेतावनी दी, देख भाई, अनीका रास्ते में है और वो इस वक्त बारूद बनी हुई है। उसे संभालना तेरे बस की बात नहीं होगी। अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि तू ही वो आदमी है जिसने 4 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, तो वो तेरा खून पी जाएगी। लैंड्रे इतना कहकर बाहर निकल गया। जूलिया अपने भाई को गौर से देख रहा था। उसने याद दिलाते हुए कहा, भाई, अनीका ने अपने बायोडाटा में साफ लिखा था कि वो सिंगल मदर है। एक बार उसने मुझसे पूछा भी था कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। अब समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही थी। उसने मेरी शक्ल में अपने बच्चों की झलक देख ली होगी। वो तेरी ही अमानत है अर्जुन, और अब तुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से अपने माथे को दबाया। वो खुद को दिमागी तौर पर इस मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था। उसे पता था कि उसे धीरे धीरे अनीका का भरोसा जीतना होगा, ताकि वो उसे अपने बच्चों के बाप के तौर पर कबूल कर सके। लैंड्रे शायद तभी निकल जाता, पर रूपा ने उसे फोन करके रोक लिया। रूपा को पता था कि वो अकेले अनीका के गुस्से का सामना नहीं कर पाएगी। उसे लैंड्रे के साथ की जरूरत थी। कुछ ही मिनटों बाद ओबराय ग्रुप की पार्किंग में एक कार टायर घिसते हुए रुकी। अनीका शर्मा अपनी कार से बाहर निकली। उसने 3/4 शॉर्ट्स पोलो टी शर्ट पहन रखी थी। बाल कसकर पोनी टेल में बंधे थे। वो दिखने में किसी प्रोफेशनल फाइटर या एथलीट से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी लैंड्रे का गला दबा देगी। रूपा भी उसके पीछे पीछे कार से बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो अभी अभी रोई हुई लग रही थी। अनीका ने लैंड्रे के पास पहुंचते ही दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ है मेरे बच्चे लैंड्रे। उसकी आवाज में अब दोस्ती की कोई जगह नहीं बची थी। लैंड्रे ने उसे शांत करने की कोशिश की। अनीका, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। पर अनीका ने उसे बीच में ही काट दिया और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैंने पूछा लव और कुश कहाँ है। लैंड्रे ने डरते डरते इशारा किया, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। इतना सुनते ही अनीका उसे लगभग धक्का देते हुए लिफ्ट की तरफ भाग गई। रूपा और लैंड्रे भी बदहवास होकर उसके पीछे भागे। उन्हें डर था कि कहीं अनीका वहां जाकर कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अनीका ने लिफ्ट से निकलते ही अर्जुन ओबराय के ऑफिस का दरवाजा धड़ाम से खोला। अनीका शर्मा। जैसे ही वो अंदर घुसी, जूलिया ने उसे आवाज दी। अनीका इस वक्त एकदम अलग ही रूप में थी। स्नीकर्स और शॉर्ट्स में वो किसी मुकाबले के लिए तैयार एथलीट जैसी लग रही थी। अर्जुन ओबराय उसे देखते ही जैसे सुध-बुध खो बैठा। वो अपनी कुर्सी पर बैठा उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नाजुक सी लड़की है जिससे वो 4 साल पहले मिला था। उसकी पर्सनालिटी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा अर्जुन ने सोच रखा था। अनीका ने जूलिया की तरफ देखा तक नहीं और सीधे सवाल किया, मेरे बच्चे कहाँ हैं। जूलिया की दोस्ताना मुस्कान का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो वहां किसी से गप्पे मारने नहीं, बल्कि अपने बच्चों को वापस लेने आई थी। तभी लैंड्रे और रूबा भी हाँफते हुए अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अनीका जूलिया को घूर रही थी, जबकि जूलिया के पास अब कोई जवाब नहीं था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। अनीका का ध्यान अभी तक उस शख्स पर नहीं गया जो डेस्क के पीछे बैठा उसे देख रहा था। वो मेरे साथ है, अर्जुन ओबराय ने बड़े ही सधे हुए लहजे में जवाब दिया। जैसे ही अनीका ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा, उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल से वो इनकार नहीं कर सकती थी कि यही उसके बेटों लव और कुश का असली बाप है। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और अनिका के थोड़ा करीब आकर खड़ा हो गया। वो उसे एक टक घूर रहा था और अनिका की आंखों में भी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और दुश्मनी की आग दहक रही थी। अर्जुन ओबराय ने बड़े हक से कहा, बच्चे रात भर मेरे साथ थे, क्योंकि आखिर वो मेरे भी तो बच्चे हैं। जूलिया ओबराय ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा।
अनिका अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, शकल सूरत छोड़ भी दो तो भी डॉक्टर ने साबित कर दिया है कि वही तुम्हारे बच्चों का पिता है। जूलिया की बात सुनते ही अनीका की आंखें एकदम बर्फीली हो गईं। उसका गुस्सा और बरसों का दबा हुआ आक्रोश अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से तन गईं और उसने बुरी तरह से अपने दांत पीसे। उसके दिमाग में यादों का बवंडर चलने लगा। क्या यही वो आदमी था जिसने 4 साल पहले उसे बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी पवित्रता, अपनी शादी, अपना आत्मसम्मान और अपने खानदानी बिजनेस की हिस्सेदारी तक खोनी पड़ी। इसी शख्स ने उसे वो जख्म दिए थे जिनके डरावने सपने उसे आज भी आते हैं। इसी ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी। उस रात इसने इसके साथ जो बर्बरता की, जो जख्म दिए और फिर चुपचाप भाग गया, क्या यही वो आदमी है? और आज ये बिना किसी शर्म के सीना तान कर कह रहा है कि ये मेरे बच्चों का बाप है। क्या इस इंसान में जरा भी गैरत या शर्म बची है? अनीका का मन कर रहा था कि वो अभी इसका मांस नोच ले और इसका गला घोंट दे। यहाँ ऐस की जिंदगी जी रहा था और वहां मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। रूपा और कमरे में मौजूद बाकी लोग बुत बने खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सब सोच रहे थे कि अनीका कुछ बोलेगी, पर वो चुपचाप अर्जुन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई बेजान पत्थर की मूर्ति हो। अचानक अनीका ने दबे पांव अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाए और अगले ही पल पूरे केबिन में एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। उसने एक के बाद एक 2 थप्पड़ अर्जुन के मुंह पर जड़ दिए। जैसे उसने तीसरा हाथ उठाया, डॉक्टर लैंड्रे बिजली की फुर्ती से बीच में आ गया और वो थप्पड़ लैंडे की ठुड्डी पर जा लगा। लैंडे को अपनी ठुड्डी पर एक तेज जलन महसूस हुई। उसने झट से अनीका को पीछे खींचा, पर वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। वो लैंडे की पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मारने लगी। हार मानकर लैंडे ने उसे जबरदस्ती पीछे से उसकी कमर कसकर पकड़ ली ताकि वो और हमला न कर सके। लैंडे, मुझे छोड़, वरना मैं तुझसे भी नफरत करने लगूंगी, अनीका उस पर चिल्लाई। लैंडे ने उसे समझाने की कोशिश की। अनीका, शांत हो जा। ऐसा कुछ मत कर जिसका पछतावा तुझे बाद में पूरी जिंदगी करना पड़े। इतने थप्पड़ खाने के बाद भी अर्जुन ओबराय अपनी जगह से हिला तक नहीं, पर अब उसके चेहरे के भाव एकदम ठंडे और डरावने हो चुके थे। उसके चारों तरफ एक ऐसी बर्फीली और भारी हवा फैल गई थी जिसे महसूस करके कमरे में मौजूद हर शख्स समझ गया कि असली अर्जुन ओबराय अब वापस आ गया है। पछतावा? मुझे पछतावा होगा? अनीका दहाड़ उठी। इस दरिंदे ने मेरा सब कुछ लूट लिया और तू कह रहा है कि मुझे पछतावा होगा? मैंने अपनी शादी खोई, अपनी जायदाद खोई और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी इज्जत इसके हाथों गंवा दी। इसने मेरी सहमति तक नहीं पूछी और जबरदस्ती मेरा इस्तेमाल किया। आज ये मुझे हिसाब सिखाएगा। अनीका ने लैंडे की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश की, पर एक औरत की ताकत एक मर्द के आगे कम पड़ ही जाती है। रूपा हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मामला शांत हो जाए। अनीका अपनी दोस्त पर ही बरस पड़ी। क्या सुलझाया जाएगा रूपा? क्या ये आदमी मुझे मेरी पवित्रता वापस दे देगा? तू तो आज भी वैसी ही है, पर मेरा क्या? मैं एक अकेली माँ हूँ जिसे समाज की नजरें झेलनी पड़ती हैं। जिसने मेरी इज्जत ली, उसने एक बार भी नहीं पूछा था, तुझे क्या हक है मुझे शांत होने के लिए कहने का? जब तक मैं इसका चेहरा नोचकर उस पर निशान नहीं छोड़ देती, मुझे चैन नहीं आएगा। लैंडे ने उसे फिर से दबाते हुए कहा, अनीका, क्या तू सच में उस चेहरे को बिगाड़ना चाहती है जो तेरे अपने बच्चों की परछाई है? अगर लव और कुछ को पता चला कि तूने उनके बाप के साथ ऐसा किया है, तो क्या वे तुझे कभी माफ करेंगे? सोच, क्या ये सही होगा? अनीका ने हाँफते हुए और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछते हुए अर्जुन को श्राप दिया, मैं तुझे अदालत में घसीटूंगी। तू बहुत बड़ा धूर्त है। जूलिया बीच बचाव करने आया। अनीका जी, प्लीज शांत हो जाइए। हम बैठकर बात कर सकते हैं। मेरा भाई वैसा इंसान नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। पक्का उस रात कुछ ऐसी गलत फहमी हुई है जिसका शिकार आप दोनों हुए हैं। अनीका ने धमकी भरे लहजे में कहा, मैं तुम पर केस करूंगी और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर आऊंगी ताकि तुम मेरे बच्चों के आसपास भी न फटक सको। लैंडे ने उसे कसकर पकड़े रखा और उसके कान में बहुत धीरे से कुछ बात की। धीरे धीरे अनीका का शरीर ढीला पड़ा और वो शांत हो गई। लैंडे ने उसे छोड़ दिया। अनीका फिर से अर्जुन की तरफ मुड़ी और कड़क कर पूछा, अब बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने अर्जुन को ऐसी नजर से घूरा जैसे उसे खा जाएगी, पर अर्जुन का चेहरा भी अब जम चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था
और वो लाल हो चुकी थी। अर्जुन ओबराय ने अब अपने असली अधिकार भरे लहजे में हुक्म सुनाया। मैं यहाँ अब तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी भी बच्चों की खातिर तुम्हारा थोड़ा बहुत लिहाज कर रहा हूँ। कुछ बातें बंद कमरों में ही अच्छी लगती हैं, पर यह जान लो उस रात सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ था। मैं एक शरीफ और सभ्य औरत से मिलने की उम्मीद कर रहा था, पर तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें किस कैटेगरी में रखूं। मैं तुम्हें बच्चों के साथ रहने के लिए सिर्फ अगले 24 घंटे दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तब तक तुम्हारा ये पागलपन शांत हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को तुमसे दूर ले जाऊंगा, और अगर तुम्हें उनसे मिलना हुआ तो पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। जा और कोई बहुत तगड़ा वकील ढूंढ ले, क्योंकि मैं अपने बच्चों की कस्टडी के लिए तुझसे दो दो हाथ करने को तैयार हूँ। अब इसी वक्त मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अर्जुन ओबराय अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से में अनिका शर्मा को घूरता रहा। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने झटके से अपना फोन उठाया और सेक्रेटरी को कड़क आवाज में हुक्म दिया, मेरे बच्चों को फौरन अंदर भेजो। फिर उसने जूलिया की तरफ देखा और बस इतना कहा, ठीक है। जूलिया ओबराय वहां खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे किसी बहुत ही भयानक और डरावने सपने से वो अभी अभी जागा हो। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने अनीका की तरफ एक बेहद घिनौनी और नफरत भरी नजर डाली और कहा, आज के लिए इसे बच्चों को ले जाने दो। उसने अनीका को सिर से पांव तक एक बार फिर देखा, जैसे उसे नीचा दिखा रहा हो, और फिर उसे इग्नोर करते हुए अपनी ड्रेस के पीछे जाकर बैठ गया। अर्जुन ओबराय ने अब लैंड्रे की तरफ देखकर धमकी दी, लैंड्रे, मुझे अपने ऑफिस में फालतू की भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी इस दोस्त को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम सबको कचरे के ढेर की तरह बाहर फेंकवा दूं। डॉक्टर लैने ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसे पता था कि अर्जुन इस वक्त आपे से बाहर है। उसने अनीका का हाथ पकड़ा और उसे साथ चलने को कहा। जूलिया पहले ही लब और उसको लेने के लिए बाहर निकल चुका था। रूपा ने भी अनीका को खींचने की कोशिश की, पर अनीका ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर अर्जुन ओबराय, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखना। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकलकर लॉबी में पहुंची, लब और कुछ अपनी मम्मा को देखते ही दौड़ पड़े और उसे जोर से गले लगा लिया। अनीका जैसे ही नीचे झुकी और उन्हें अपने सीने से लगाया, उसका सारा सब्र टूट गया। वो अपनी घबराहट और डर को और नहीं छिपा सकी और बच्चों को पकड़कर जोर जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। लैंड्रे ने सहारा देकर उसे खड़ा किया और रूपा ने दोनों लड़कों का हाथ पकड़ा, क्योंकि वे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ऑफिस के सारे सेक्रेटरी और कर्मचारी सन होकर अनीका को घूर रहे थे। उनके मन में हजारों सवाल तैर रहे थे। ये औरत प्रेसिडेंट के बच्चों के साथ क्या कर रही है, और ये बच्चे इसे मम्मी क्यों बुला रहे हैं? क्या यह बॉस की पत्नी है या उनकी कोई खास? सस्पेंस पूरे ऑफिस में फैल चुका था। अनीका लिफ्ट के अंदर भी सिसकती रही और फिर धीरे धीरे अपनी नाक पोंछने लगी। जब तक उसने अपने बच्चों को देख नहीं लिया था, वो अंदर से कितनी डरी हुई थी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर आए, नन्हे लब ने मासूमियत से पूछा, मम्मी आप रो क्यों रही हो? क्या किसी ने आपको परेशान किया? अनीका ने झट से अपने आंसू पोंछे और रुपए के हाथों से बच्चों को लगभग खींचते हुए उन पर बरस पड़ी। हाँ, तुमने मुझे परेशान किया है। तुम दोनों अपनी मम्मी को छोड़कर पूरी रात किसी अजनबी के घर में कैसे सो सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अब मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें उस सब की जरा भी कदर नहीं है जो मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए किया है? तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए? क्यों? दोनों बच्चे चुपचाप खड़े अपनी माँ की डांट सुनते रहे। उन्होंने मासूमियत से अपनी माँ का चेहरा देखा और एक साथ धीमे स्वर में कहा, सॉरी मम्मी। रूपा ने बीच में दखल देते हुए कहा, अनीका, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। प्लीज उन्हें इस कड़वाहट से दूर रखो। पर अनीका इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे अपने बेटों को कार में बिठाया और लैंड्री या रूपा को बाय तक कहे बिना वहां से गाड़ी भगा कर ले गई। दोनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। रूपा ने लैंड्रे की तरफ देखा और कहा, लैंड्रे, इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाती। लैंड्रे ने मुस्कुराकर कहा कि वे इस मुसीबत में साथ हैं। उसने रूपा को उसके ऑफिस छोड़ा और वादा किया कि रात का खाना भी साथ खाएंगे और फिर अनिका के घर जाकर उससे बात करेंगे। उधर ऑफिस में
अनिका के जाने के बाद से अर्जुन ओबराय एकदम खामोश था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई औरत सबके सामने उसके मुंह पर तमाचा जड़ देगी। वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने सोचा, मैंने आखिर गलत क्या किया? अगर उस रात मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया होता तो पक्का कोई दूसरा घटिया आदमी उसके साथ कुछ गलत कर देता। मैंने तो एक तरह से उसे बचाया ही था और बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा। अर्जुन ने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज जो अपमान उसका हुआ है उसका सबक वो अनीका को जरूर सिखाएगा। वो उसे बच्चों की एक झलक पाने तक के लिए अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा। उसने सोचा कि अनीका के पास ये आखिरी 24 घंटे हैं। उसके बाद वो उसे अपनी असली ताकत दिखाएगा। उस दिन कंपनी का हर कर्मचारी अर्जुन के उस खूंखार और बेरहम रूप का गवाह बनने वाला था। तभी लंच का वक्त होने वाला था और कंपनी के बाहर एक हलचल हुई। एक चमचमाती हुई गाड़ी रोल्स रोवर ओबराय ग्रुप के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद स्टाइलिश महिला बाहर निकली। उसने डिजाइनर हील्स पहनी थी और आंखों पर महंगा धूप का चश्मा चढ़ा रखा था। उसने भूरे रंग की पैंट के साथ एक डिजाइनर ब्लाउज और मैचिंग जैकेट पहनी थी। उसके ब्लाउज का कट उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा उभार रहा था। उसके बाल खुले थे, कान में कीमती बालियां और हाथ में सुनहरी घड़ी चमक रही थी। उसका मेकअप काफी डार्क था और वो दूर से ही किसी बहुत बड़े खानदान की रईस और घमंडी बेटी लग रही थी। वो बड़े ही नजाकत और एटीट्यूड के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ी और कुछ ही पलों में वो ओबराय ग्रुप के प्रेसिडेंट की लॉबी में खड़ी थी। अदिति सिंघल ने अर्जुन ओबराय के ऑफिस की लॉबी में बड़े टसन के साथ कदम रखा। उसकी डिजाइनर हील्स की खटखट पूरे संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। उसने अपनी महंगी ड्रेस और घमंडी नजरों से वहां बैठी सेक्रेटरीज को ऐसे देखा जैसे भी उसके सामने कुछ भी ना हो। उसे लगा कि ये क्लर्क टाइप लोग उसे देखते ही तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएंगे और उसके सम्मान में झुकेंगे, जैसा उसके डैडी की कंपनी में होता था। पर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। किसी ने उसे घास तक नहीं डाली। सीनियर सेक्रेटरी, जो काफी मजी हुई खिलाड़ी थी, उसने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में पूछा, सॉरी मैडम, आपको किससे मिलना है? उसने अदिति के कपड़ों से अंदाजा लगा लिया था कि कोई रईस घराने की लड़की है, इसलिए तमीज से बात करना जरूरी था। अदिति ने एकदम रौब झाड़ते हुए पूछा, क्या अर्जुन ओबराय अंदर है? उसने जानबूझकर अर्जुन के नाम के आगे ना मिस्टर लगाया और ना ही उसे प्रेसिडेंट कहा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो जताना चाहती है कि वो यहाँ की होने वाली मालकिन है। सेक्रेटरी ने मन ही मन एक घूंट भरा। अपने बॉस को ऐसे सीधे नाम से बुलाना उसे बहुत ही बदतमीजी भरा लगा। उसने अपना चेहरा एकदम सपाट रखा और टोकते हुए पूछा, क्या प्रेसिडेंट ओबराय आपका इंतजार कर रहे हैं मैडम? उसने बातों बातों में अदिति को उसकी जगह और बोलने का तरीका समझाने की कोशिश की। तुमसे मतलब? अदिति ने कड़क कर जवाब दिया और सेक्रेटरी को पीछे छोड़ती हुई सीधे अर्जुन की केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा और धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अर्जुन ओबराय अभी भी उसी सदमे में था कि उसे एक औरत ने थप्पड़ मारा। जैसे ही दरवाजा खुला उसने गुस्से से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। कौन है जो बिना पूछे मेरे केबिन में घुसने की हिम्मत कर रहा है? जैसे ही उसकी नजर अदिति पर पड़ी, उसके चेहरे पर चिढ़ और साफ दिखने लगी। इस वक्त वो दुनिया में जिस आखिरी इंसान से मिलना चाहता था वो अदिति ही थी। अर्जुन ने कड़क कर पूछा, तमीज भूल गई हो क्या? एक प्रेसिडेंट के केबिन में बिना नॉक किए घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज से ठंडी बर्फ गिर रही थी। अरे अर्जुन, ये सब नियम मुझ पर थोड़ी लागू होते हैं। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, अदिति ने बड़े लाड से कहा और उसके करीब जाने लगी। जैसे ही वो उसके बिल्कुल पास आने की कोशिश करने लगी, अर्जुन दहाड़ उठा। अपनी हद में रहो। अर्जुन ने उसे बुरी तरह घूरा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस लड़की में जरा भी अकल नहीं है कि वो उसके इतने करीब आने की सोच रही है। अदिति तो हक्की बक्की रह गई। उसे लगा, यह बंदा अपनी मंगेतर से दो प्यार भरी बातें क्यों नहीं कर सकता। 2 साल से सगाई हो रखी है, पर अर्जुन हमेशा उसे दुश्मन की तरह देखता है। उसने मासूमियत से पूछा, इतनी नफरत क्यों अर्जुन? क्या तुम मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं हो? अर्जुन ने अपनी आवाज को और भी जहरीला बनाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कल फोन पर साफ साफ कहा था कि मैं बिजी हूँ। मेरा बिजी हूँ वाली बात समझ नहीं आई क्या? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पिस्सू की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उसने सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर यह बात कही।
अदिति की आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन ने उसकी तुलना एक परेशान करने वाले टिश्यू से कर दी। वो सिसकने लगी और अपने टिश्यू से आंसू पोंछते हुए चुपचाप अर्जुन के सामने वाली गेस्ट चेयर पर बैठ गई। अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? क्या खाने तक की फुर्सत नहीं है? मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम एक दूसरे को समझें, हमारे स्वभाव को। अदिति उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी, पर अर्जुन तो जैसे पत्थर बन गया था। उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। उसने चुपके से अपने असिस्टेंट करण मेहरा को मैसेज किया और बाहर से खाना मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। उसने ठान लिया था कि वो अदिति के सामने अकेले बैठकर खाना खाएगा और उसे पूछेगा तक नहीं। यह अदिति को बेइज्जत करने का उसका अपना तरीका था। अदिति वहीं बैठी उसे घूरती रही। उसे समझ में नहीं आता था कि अर्जुन किस मिट्टी का बना है। उसने बाकी लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड पर जान छिड़कते देखा है, पर अर्जुन, वो उसे कभी लंच या डिनर पर नहीं ले जाता। हमेशा बस उदास और अकड़ू बना रहता है। उसे याद आया कि एक बार उसके मम्मी पापा ने अर्जुन को डिनर पर बुलाया था और उसने साफ मना कर दिया था कि वो किसी क्लाइंट के साथ बिजी है। थोड़ी देर में करण मेहरा खाना लेकर अंदर आया। वहां अदिति को बैठा देखकर वो भी हैरान रह गया। उसने बस नमस्ते कहा और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। वो अपने बॉस के गुस्से के सामने एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। अर्जुन ने बिना एक शब्द बोले खाने का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया। अदिति बस उसका चेहरा देखती रह गई। उसने रुआंसी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी देर से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ताकि हम लंच पर जा सकें? उसकी आवाज में बेचारगी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। अर्जुन ओबराय ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से सिर ऊपर उठाया, जिस पर वह बस दिखावे के लिए काम कर रहा था। उसकी आंखों से जो बर्फीली और ठंडी चमक निकल रही थी, वो इतनी तेज थी कि पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे ऑफिस का तापमान गिर गया हो। उस नज़ारे को देखकर अदिति सिंघल के मन में एक बार को ये ख्याल आया कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी इस पत्थर जैसे इंसान के साथ गुजार पाएगी, जिसके अंदर भावनाओं नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम अभी तक यहीं हो अदिति? अर्जुन ओबराय ने अपनी आवाज में कड़वाहट भरते हुए कहा। मुझे लगा था कि तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत हो और मेरी साफ बात समझ जाओगी। जब मैंने कह दिया कि मैं बिजी हूँ, तो उसका सीधा मतलब है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अदिति सिंघल तो हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि आदमी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है, जैसे वो कोई फालतू की मुसीबत हो। क्या इसे अपनी मंगेतर के दिल की रत्ती भर भी परवाह नहीं है? उसने अपने गुस्से को अंदर दबाया और अपनी आवाज को थोड़ा नरम बनाते हुए बोली, देखो अर्जुन, हमारी सगाई हो चुकी है और ये रिश्ता अब सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा। अगर मैंने तुम्हें लंच के लिए बुलाया तो इसमें क्या बुराई है? तुमने तो कभी कोई पहल नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही हाथ बढ़ाऊं ताकि हमारे बीच की ये दूरियां कम हो सके। अदिति ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। अर्जुन ओबराय बस उसे पत्थर की तरह घूरता रहा। उसे उस पर प्यार नहीं बल्कि तरस आ रहा था। उसे खुद पर शक होने लगा था कि क्या वो कभी अदिति से प्यार कर भी पाएगा। उसके दिल में औरतों के लिए वैसे भी कोई जगह नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी या खिंचाव महसूस होता भी था तो वो सिर्फ अनिका शर्मा के लिए था, उसके बच्चों की माँ के लिए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, उसने मुझे पहली बार हासिल किया था और अगर वो मुझसे अपना हक मांगती है तो मैं पक्का उसे दूंगा। मैं उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकता कि उसे माँ बनाकर फिर अकेला छोड़ दूं। बिना एक शब्द बोले अर्जुन ओबराय ने अपने सामने रखे खाने के पैकेट को खोल लिया। जब तुम्हारा जाने का मन करे तो दरवाजा खुला है, इस्तेमाल कर लेना। उसने बड़े रूखेपन से कहा और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने अदिति के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो, और खाने का निवाला मुंह में डाल लिया। वो उसके सामने अकेले बैठकर अपना खाना खा रहा था और इस बेइज्जती ने अदिति को शर्म से पानी पानी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में अनिका शर्मा अपने दोनों बेटों लव और कुश को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। ओबराय ग्रुप के ऑफिस में जो डर और आंसू उसके चेहरे पर थे, अब वो एक चट्टान जैसे इरादे में बदल चुके थे। उसने घर के अंदर जाते ही अपने और बच्चों के पीछे दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसने उन दोनों को अपनी गोद में बिठाया और उनके बालों को सहलाने लगी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। कोई अचानक से आकर मेरे बच्चों पर अपना हक कैसे जमा सकता है?
क्या वो तब साथ था जब मैं प्रेग्नेंट थी? और उन महीनों की तकलीफ मैंने अकेली काटी। मैंने उन्हें पैदा किया, मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनमें उसका खून हो सकता है, पर सिर्फ उससे कोई बाप नहीं बन जाता। बाप वो होता है जो जिम्मेदारी उठाए। वो अपने बच्चों का हक किसी के साथ भी बांटने को तैयार नहीं थी। उसने बड़े गंभीर होकर लब और कुश की आंखों में झांका और कहा, मुझसे वादा करो लब और कुश, कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। इन सालों में सिर्फ मैं ही तुम्हारी माँ रही हूँ, और मैं ही वो इकलौती इंसान हूँ जिसे तुम जानते हो। अब वादा करो। दोनों बच्चों ने एक दूसरे का मुंह देखा। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, पर अब उनकी जिंदगी में एक डैडी भी आ गए थे। एक हैंडसम डैडी जो उन्हें स्कूल छोड़ेंगे और अपने कंधे पर बिठाकर घुमाएंगे। उन्हें लग रहा था कि वो मम्मी और डैडी दोनों से ही प्यार करते हैं। लब ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं आपसे और डैडी से प्यार करता हूँ। और कुछ ने भी उसी जोश में कहा, मम्मी मैं भी। अनिका शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इन्हें इतनी जल्दी अर्जुन ओबराय से प्यार हो गया? अभी तो उसे मिले एक रात भी नहीं हुई और ये उसे डैडी मारने लगे। उसने अपने बच्चों को कलेजे से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अगर अर्जुन ओबराय सच में अगले 24 घंटों में बच्चों के लिए आ गया तो मैं क्या करूंगी? शायद मुझे बच्चों को लेकर भाग जाना चाहिए और यह शहर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। उसे अर्जुन का वो आखिरी हुक्म याद आया, मैं बच्चों की कस्टडी के लिए तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। अनीका ने फौरन अपने कपड़े और सामान समेटना शुरू कर दिया। उसने जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े भी बैग्स में भरे। कुल मिलाकर 3 बड़े सूटकेस तैयार थे। उसने अपना क्रेडिट कार्ड जेब में डाला और वहां से हमेशा के लिए निकलने की तैयारी कर ली। लब ने हैरानी से पूछा, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? उसे अपनी मम्मी की ये जल्दीबाजी समझ में नहीं आ रही थी। अनीका शर्मा ने ऐलान कर दिया, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। हम तीनों ये घर छोड़कर अभी और इसी वक्त जा रहे हैं। उसने भाग दौड़ करके सूटकेस कार की डिग्गी में रखे और बच्चों को लेने के लिए दोबारा अंदर गई। पर बेचारी अनीका को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत पर किसी की पैनी नजर है। अर्जुन ओबराय ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को पहले ही उस पर नजर रखने का काम सौंप दिया था। जैसे उसने भारी सामान लेकर घर से पैर बाहर निकाला, एक जासूस ने तुरंत फोन घुमाया। जासूस ने बड़ी तेजी से खबर दी, मास्टर ओबराय, मैंने लब और उसकी माँ को कार में सूटकेस लोड करते देखा है। वो बहुत जल्दी में लग रही हैं और पक्का शहर छोड़कर भागने की फिराक में हैं। अर्जुन ओबराय ने फोन पकड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मजबूत इरादा था। तो तुम भागना चाहती हो अनिका शर्मा? ठीक है, यह लड़ाई तुमने शुरू की है, पर खत्म मैं करूंगा। अब क्या अर्जुन अनिका को भागने से रोक पाएगा? और अदिति का क्या होगा? आगे की कहानी